नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा BHIC 131 का यूनिट नंबर 2। ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। इस चैप्टर का नाम है एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातत्व के स्थल। आइए इसके बारे में जो लास्ट टॉपिक बच गई है, मतलब लास्ट के 2-3 टॉपिक बच गई है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा 2.5 भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातत्व के स्थल, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ पुरातत्व के स्थल पाए गए हैं, जैसे भीमबेटका हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, प्राचीन सांची की स्तूप हो गया, या मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, इस सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है अब हम भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख स्थलों पर पाए जाने वाले पुरातत्विक साक्ष्यों को देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ध्यान रख लेना, ये सिर्फ इंट्रो है इन सब चीज़ का। इनका एक एक चैप्टर अलग अलग है। हड़प्पा सभ्यता का अलग है, उनका कैसे विनाश हुआ, कैसे बौद्ध का अलग है, सबका चैप्टर अलग है। अभी तक ये सिर्फ इंट्रो चल रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में, रायसेन जिले में। ठीक है, इसके खोज जो है 1957 में VS वाकणकर ने की थी। ठीक है, यानी कि VS वाकणकर ने, विष्णु श्रीधर वाकण ने। ठीक है, यह विंध्य पहाड़ियों के बलुए पत्थर की संरचनाओं में से 700 से अधिक गुफाओं और शैली गुफाओं का एक परिसर है। भीमबेटका जो है ना, एक गुफाएं हैं। ये सब गुफाएं मतलब गुफा उस समय की गुफाएं हैं जब मानव का अस्तित्व आया, जब लोग औजार, जो पत्थर के औजार बनाने चालू किए थे, तो उस टाइम जो लोग थे वो गुफाओं में रहा करते थे। तो वो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो उसी टाइम की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थल पर नियमित उत्खनन ने पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक एक लंबे अनुक्रम को नियमित रूप से प्रकट किया है। मतलब जो ये भीमबेटका जो है, ये पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक ये रहा है, लंबे अरसे तक रहा है। पुरापाषाण काल वही जो जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना चालू किए, और उस समय से मतलब वो अपने जीवन निर्वाह कर रहे थे, मतलब जीते रहे। और मध्यपाषाण काल जो आ गया, मध्यपाषाण जब पृथ्वी पे हिमयुग हट गया था, जब कुछ वातावरण के बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पे ना, मतलब उस समय में पूरा हिमयुग आ गया था, बर्फ़ आ गए थे। तो मध्यपाषाण काल में हिमयुग खत्म हो गया था। तो ये जो है भीमबेटका जो है उस समय तक ये की मतलब चला है। ठीक है, अभी भी है इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसमें कई सारी आपको चित्रकला द्वारा दिखाई चित्रकला मिल जाएंगे आपको इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके देखते हैं। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैल प्रयोग से लिखी प्रसिद्ध है। मतलब इस गुफाओं में आदि मानव के द्वारा उस समय के जो व्यवस्था हुआ करती थी, या कोई भाषा नहीं हुआ करता था, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को समझाने के लिए वो चित्र का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो चित्र का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें कई तरह के दृश्य शामिल है। उस भीमबेटका गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र शामिल है, जैसे शिकार, मछली पकड़ना, शहद संग्रह, नाच गाना, मतलब इस टाइप के उसमें आपको मिल जाएंगे, मतलब उस गुफाओं में चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ दृश्य ऐसे भी है जो शायद कबीले धर्म से संबंधित है। मतलब कुछ दृश्य उस गुफाओं में ऐसे मिलेंगे जो कबीले के लोग हुआ करते थे, जो धर्म संबंधित से जुड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका के मध्यपाषाण काल 7वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व तक कालबंद की जा सकती है। यानी कि जो मध्यपाषाण काल जो है ना, वो 7वीं सहस्त्राब्दी मतलब ईस्वी पूर्व, 7वीं ईस्वी पूर्व तक कालबंद की जा सकती है मध्यपाषाण काल। ठीक है, अगला पॉइंट है, भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था। भीमबेटका को जो 2003 में जो है ना, यूनेस्को को जो एक रिसर्च सेंटर है यूनेस्को में, उसमें क्या है कि जितने भी विरासत चीज़ है, जितनी भी पुरानी चीज़ है, उनको ना प्रकाशित करते थे, उनको मतलब विरासत मानते थे। तो यूनेस्को जो है वो भीमबेटका को कब माना गया? 2003 में माना गया, वो विरासत सूची में अंकित किया गया, यानी कि उसको विरासत सूची में दर्ज किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके पॉइंट खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़। ठीक है,
मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आरंभिक गांव बस्तियों में से एक मेहरगढ़ है। मतलब उस समय की बात हो रही है जब वो फर्स्ट टाइम जब मानव जाति जनजाति जब रहने कुछ मतलब चहल पहल उनके अंदर आई, सोच बुद्धि जब जब आए, तब उन्होंने एक बस्तियां बनाने की सोची, मतलब बस्तियां बनाई उन्होंने। तो उस बस्ती को मेहरगढ़ मतलब कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान में ये जो है ना वो बलूचिस्तान के पास है, कच्छी मैदान में उत्तरी भाग के बोलन घाटी में स्थित है। ये भी मतलब मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेहरगढ़ में नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं, यानी कि नवपाषाण काल के जो उसमें अवशेष काफ़ी सारे मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़ के लोग हाथ से बने कच्ची ईंटों से बने छोटे आयताकार कमरे के घरों में रहा करते थे। यानी कि जो मेहरगढ़ गांव जो उस समय की जो गांव थी उसमें क्या करते थे, जो लोग जो रहा करते थे वो कच्चे ईंटें बनाया करते थे, मिट्टी के जो है वो ईंटें बनाया करते थे। एक चीज़ इसमें की खासियत है कि मेहरगढ़ में औजार का विस्तार बहुत हो चुका हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उस समय औजार का विकसित हो चुका हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है, हमें पत्थर के औजार में नवपाषाण काल की ग्राउंड या पॉलिश की गई कुल्हाड़ी पाई गई है। यानी कि जो पाषाण काल के जो उस समय के पत्थर के औजार जो है उस समय कुल्हाड़ियाँ पाई गई है, पॉलिश की हुई है, एकदम साफ घिसाई जिस हिसाब से करते हैं। ठीक है। जिसमें से पत्थर और कुछ हड्डियों के उपकरण जैसे कि सुतारी और सुई भी पाए गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, मेहरगढ़ की शुरुआती अवधि में निर्वाह गतिविधियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जब उस टाइम के जो गाँव मेहरगढ़ के अंदर जो है निर्वाह करने की जो गतिविधियाँ है उसके बारे में पता चलता है कि क्या लोग खाते थे, कैसे रहा करते थे, उसके रहन सहन के बारे में पता चलता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें शिकारी संग्रहकर्ता जीवन पद्धति से पशुपालन की ओर संक्रमण दिखाई देती है। मतलब इस समय के लोगों को मतलब शिकारी संग्रहकर्ता यानी कि उस समय के पशुपालन क्या क्या पशु पालन करते थे, किस पशु का शिकार करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है मेहरगढ़ से। ठीक है। अगला पॉइंट है इसके, मेहरगढ़ में विभिन्न किस्म के पौधे के अवशेष यहाँ से एकत्रित किए गए हैं। यानी कि जो मेहरगढ़ जो गांव है, जो पहली गांव जो बची थी, वहाँ पे कई ऐसे पौधे के अवशेष इकट्ठा किया हुआ पाया गया। मतलब जैसे अगर मान लो कोई वहाँ घर वर बना करके दबा देते हैं ना, या कोई ऐसी मतलब प्राकृतिक आपदा आई जो दब के रह गई उस समय मेहरगढ़ को, तो उस समय के पौधे कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ एकीकृत अवशेष मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पौधों की कटाई पत्थरों की ब्लेड से की गई थी। यानी कि उस टाइम में भी मतलब पत्थरों की ब्लेड बना दी गई थी जिससे इन पौधों की कटाई की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है ये उसको कहा जाता है, मतलब आपको याद है कि पिछले वीडियो में हम इसको बताया, नवपाषाण काल जो है ये आधुनिक को दिखाता है। यानी कि उस समय प्रौद्योगिक का विकास को दर्शाता है नवपाषाण काल। ठीक है। नवपाषाण काल में जानवर का शिकार करने से लेकर पशुपालन तक का संक्रमण को दिखाया जाता है। ठीक है। मेहरगढ़ जो है एक नवपाषाण काल में बनाया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है हड़प्पा के बारे में। ठीक है। इस पॉइंट में इस चैप्टर में सिर्फ इसका इंट्रो दिया गया है, सिर्फ इंट्रो है इसका। ठीक है। जबकि इसके बारे में पूरे डिटेल से पूरा 5 और 6 चैप्टर एकदम बिल्कुल इन्हीं के लिए, इकाई 5 और इकाई 6 पूरे चैप्टर हड़प्पा से भरा पड़ा है, 2 चैप्टर। ठीक है। तो इसके कुछ इंट्रो है। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है। ये जो पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब जो है अपने जो पूरे देश में ना पंजाब 2 ही है, एक इंडिया में है एक पाकिस्तान में। ठीक है। तो वो जो है हड़प्पा जो है पाकिस्तान के एरिया में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का पहला पुरातात्विक स्थल था जिसका 1920 में खुदाई की गई थी। ऐसा हुआ था कि जब हड़प्पा की खोज पता कैसे हुई थी, जब अंग्रेज़ लोग जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वहाँ पे खुदाई की गई, मतलब रेलवे लाइन पटरी बिछाने के लिए खुदाई की गई। तो 1920 में खुदाई हो रही थी, मतलब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो उस जगह नीचे ना कई सारे ऐसे पुरातात्विक स्थल पाए गए, घर वर पाए गए। तो उस जगह को मतलब एरिया एक तरह से घेर लिया गया, उसको मतलब जांच पड़ताल किया गया कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ है, ऐसी क्या पुरानी चीज़ है। तब भी 1920 के बाद ही पता चला कि भारत जो है एक बहुत पुराने इतिहास से भी जुड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है। वरना ऐसे भारत के इतिहास को कोई मानता ही नहीं था, कि ये सोचते थे कि ये भाई ये वैदिक काल से शुरू हुई है, मतलब ये मतलब क्या कहते हैं पोषण काल से शुरू हुई है। ठीक है। जबकि इसका पूरा जो है इसका हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड है। ठीक है। ये ज़्यादातर लोग मौर्य शासक से ही भारत को समझते थे कि भाई भारत का इतिहास जो है मौर्य शासक से स्टार्ट है।
लेकिन जब इसकी खुदाई की गई तो 1920 में जब खुदाई की गई, जब यहाँ रेलवे लाइन बिछाया गया, तब पता चला कि भाई भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए इसको नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया गया, मतलब उस जगह की जो जगह का नाम था उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें देखते हैं, हड़प्पा के पुरातात्विक स्थल का आकार लगभग 150 हेक्टेयर में पाया जाता है। यानी कि जो अभी जिस देश में है ना, ऐसा बड़ा माला माल आदमी हो रखा है, लेकिन उनको सुरक्षा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई उनसे मतलब ही नहीं है, जितना इस हिसाब से फैला पड़ा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर में अगर उसकी खुदाई की गई ना, तो उस जगह पे इतना सामान निकलेगा, पुरातात्विक सामान निकलेगा कि अभी वो अपनी जीडीपी बढ़ा सकता है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं इनसे उसका। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा दुर्ग ऊंचे टीलों पर स्थित है। हड़प्पा जो शहर जो है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा शहर में जो है ना, उस समय की बात बता रहा हूँ, वो दो ही शहरों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता ऊंचा शहर, और एक था निचला शहर जो नीचे थोड़ा हुआ करता था। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बाकी शहर जो निचले टीले पर स्थित थे। ठीक है, मोटे तौर पर समांतर चतुर्भुज के आकार का गढ़ मिट्टी की ईंटे की दीवार से घिरा हुआ रहता था। जो मोहनजोदड़ो हो गया या हड़प्पा सभ्यता जो हो गया, जो वहाँ के लोग रहा करते थे, जो वो पूरा क्या करते थे, जहाँ जहाँ रहा करते थे उस पूरे एरिया को ना, पूरे इन किले बंद कर दिया करते थे, चारों तरफ से वो बंद कर दिया करते थे, लेकिन वो भी कच्ची मिट्टी से घेर दिया करते थे। ठीक है, इसके अगला पॉइंट है, इसमें अन्न भंडार है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडार भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से मिला है कि भाई वहाँ पे अन्न भंडार, अनाज रखा जाता था, कभी अगर आपदा आ गया, कोई ऐसी कारण हो गया तो वहाँ से ले लिया करते थे। ठीक है, निचले शहर के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यशालाओं का पता चला है, जहाँ सीप, तांबा, गोदाम, गोमेद की वस्तुएं को बनाया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, निचले शहर के कुछ हिस्सों में घरों, नालियाँ और स्नानघर आदि का पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी से 5 किलोमीटर दूर स्थित है, मतलब 5 किलोमीटर दूर स्थित है, मतलब सिंधु नदी से। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थल का आकार लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ, जबकि हड़प्पा जो है सिर्फ 150 किलोमीटर हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके, मोहनजोदड़ो को मिट्टी और कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनाया गया था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो को जो बनाया गया था, जो शहर बनाया गया था, वो एक चबूतरे पर बनाया गया था। मान लो ऐसे जैसे स्कूल में होता है ना स्टेज, चबूतरा सा चौकोना सा, उस पर घर बसाया जाता है, जो स्टेज पे हम लोग प्रार्थना वगैरह करते हैं, उसी तरह से वहाँ पे खूब लंबे चौड़े ये ऐसे बनाए गए थे, उसी पर घर बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस चबूतरे पर स्थित महास्नानघर एक उत्कृष्ट संरचना ही थी। मतलब इस चबूतरे के जो बीच में जो है एक महास्नानघर, यानी कि नहाने का एक स्नानघर था। ठीक है, जो हड़प्पा के लोगों को विज्ञान कौशल का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, यह स्नानघर जो था ना, ये 14.5 मीटर लंबा था और 7 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर जो गहरा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके, इस चबूतरे पर अन्य संरचनाओं में एक भंडार गृह, पुरोहित का कॉलेज, मतलब जो पूरा उस समय के जो लोग पुरोहित जो व्यापार वगैरह करते थे उनका कॉलेज, और एक सभाघर स्थित था, जो मतलब सभा करता था। जो कोई अगर गांव में या हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसी बात हो गई तो उस समय में पंचायत बैठती थी, सभा हुआ करता, तो एक सभागार हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निचले शहरों को 4 व्यापक सड़कों द्वारा प्रमुख ब्लॉक में विभाजित किया गया था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो जो था वो निचले शहरों में स्थित था, तो इनको क्या गया था कि भाई 4 सड़कों में विभाजित कर दिया था। जैसे ये मान लो मोहनजोदड़ो, तो इसको 4 एक तरह से चौराहे के सड़कों में बांट दिया गया था, ब्लॉक वाइज। तो इसमें क्या है कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के रूप में सड़कों को बांट दिया गया था। ठीक है, जैसे पॉइंट में देखा है, जो उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम के ओर जाता था, जिस तरह से बांट दिया गया। ठीक है, निचले शहरों में विभिन्न आकारों के कई घरों के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, कुछ घरों में कीमती अवशेष पाए गए
जो सामाजिक अंतर का भी संकेत देता है। कुछ ऐसे अवशेष पाया गया कि भाई उस समय के भी लोग गरीबी और अमीरी में भी विश्वास रहा करते थे। ठीक है, इनमें से एक घर में प्रसिद्ध पुरोहित राजा की पत्थर की मूर्ति पाई गई, एक मूर्ति भी पाई गई है। ठीक है, जो उस समय राजा की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ी संख्या में दुकानों और तांबे का जो है काम मन का बनता था। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, सीप या वर्कशॉप की भी पहचान की गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो बड़े संख्या में जो दुकान, वहाँ उस समय मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में दुकानें पाई गई है जो तांबे की काम करते थे या मनका बनाया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, या सीप वर्कर भी कहा जाता था, वो सिर्फ वर्कर के भी काम किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घरों में स्नान घर के अलावा यह एक अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुएं रहे होंगे जो शहर की अनुमानित आबादी के लिए उपयोग थी। यानी कि उस समय में मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुएं पाए गए हैं। कुछ घरों में तो घरों के अंदर कुएं पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धौलावीरा गुजरात के कच्छ में खादिर बेट नामक एक द्वीप पर स्थित है। उस समय की शहर भारत में भी और इस तरह से फैला हुआ था। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ खादिर बेट नामक एक द्वीप पे स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से एक है। ठीक है, दूसरा है, अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत पक्की ईंटें के बजाय धौलावीरा की संरचना बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। ठीक है, धौलावीरा की जो बस्तियाँ हैं अन्य बस्तियों से भिन्न है, जैसे कि उच्च शहर और निचले शहर के दोहरे विभाजन के बजाय इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा जो है गुजरात में पाया जाता है, गुजरात के एरिया को कहा जाता है, मतलब वहाँ पे धौलावीरा शहर बसा हुआ था। उनमें क्या है कि जैसे मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में 2 तरह के बांटे हुए थे कि भाई एक उच्च हो गया शहर, एक निचला शहर हो गया, लेकिन धौलावीरा में क्या है 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च जो शहर बांटा गया था कि किसके नाम से, उच्च शहर मध्य शहर के बीच में एक खुले क्षेत्र की पहचान की गई और एक स्टेडियम के रूप में की गई है। ठीक है, जो उच्च शहर और मध्य शहर के बीच में एक खुले क्षेत्र की पहचान की गई है धौलावीरा के अंदर, जो स्टेडियम के रूप में की गई है, स्टेडियम की ही रूप में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जिसका उपयोग संभवतः औपचारिक परियोजना के लिए किया जाता था। यानी कि उस समय के लोग उस क्षेत्र को जो है स्टेडियम को एक औपचारिक कार्यक्रम के लिए या परियोजना के लिए या कोई तीज त्यौहार मनाने के लिए ही किया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, शहर ने एक अद्वितीय जल संचय और प्रबंध प्रणाली का दावा किया, मतलब अद्वितीय जल संरचना की प्रणाली का दावा किया। यह स्थल 2 धाराओं के बीच स्थित है जिन पर बने बांध बड़े आयताकार जलाशय में पानी को चैनलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह जलाशय उच्च शहर मध्य शहर और निचले शहर को आसपास स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन तीनों भागों के चारों ओर एक किलेबंद की दीवार पर थी। ठीक है, दूसरा है जिसको प्रत्येक कोने पर आयताकार गढ़ा गया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक है तक्षशिला। तक्षशिला जो है इसका कुछ पॉइंट है। तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्व पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण बौद्ध जैन और ब्राह्मणवादी ग्रंथों के साथ ग्रीक रोमन ग्रंथों से पता चलता है। यानी कि तक्षशिला के बारे में बौद्ध जैन और ब्राह्मणवादी ग्रंथों से भी पता चलता है और साथ में ग्रीक रोमन ग्रंथों से भी। ठीक है, अगला पॉइंट है, पुरातत्व की दृष्टि से यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से उत्खनन प्राचीन शहर है, मतलब सबसे प्राचीन शहर माना गया है। ठीक है, तक्षशिला में 3 टीले हैं, यानी कि जो शहर के तरह के रूप में कह सकते हैं। एक पहला है भीर, सिरकप और सिरसुख, जो प्रारंभिक इतिहास के काल के हैं, जो शुरुआती मतलब 1 सदी ईस्वी से शुरू है काल के हैं। ठीक है, भीर सबसे पुराना शहर है जो छठी पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को आसपास शुरू हुआ था। जो सबसे पुराना शहर माना जाता है जो छठी और 5वीं शताब्दी ईस्वी में के आसपास शुरू किया गया था।
और दूसरा पॉइंट है और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जारी रहा, यानी कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक ये चालू रहा, यानी कि फर्स्ट शताब्दी से शुरू हुआ और दूसरी शताब्दी तक ये जारी रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है मौर्य काल के दौरान तक्षशिला बेतरतीब थी, यानी कि बन रही थी, बनाया जा रहा था। इसमें 4 मार्ग, 5 गलियों और संबंध घरों की पहचान की गई है। ठीक है, कुछ खुले स्थलों और सड़कों पर नागरिकों द्वारा कूड़े के डिब्बे भी रखने का संकेत मिला गया है, मतलब जो आपको तक्षशिला के अंदर। ठीक है, कूड़े की मतलब उस समय भी लोग सफाई को ज़्यादा ही महत्व दिया करते थे, आज भी देते हैं लेकिन आज बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बस्ती के सिरकूब की स्थापना दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई, यानी कि दूसरे साल में उनकी दूसरी ईस्वी शताब्दी में उसकी चालू हुई सिरकूब की। इसमें मुख्य सड़क के साथ साथ ग्रिड योजना का भी अपनाया गया था। ठीक है, यह जो है पहली शताब्दी के अंत तक कुषाणों ने शीर्षुक स्थल पर एक नया शहर बना दिया था, यानी कि जो तीसरा शीर्षुक जो था उस पर किसने बना दिया था नया शहर? कुषाणों परिवार ने, यानी कुषाण परिवार ने इसको बसा दिया गया था शीर्षुक शहर को। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अमरावती। इसके कुछ पॉइंट है। अमरावती के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ठीक है, इसे धान्यकटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? धान्यकटक के रूप में। ठीक है, ठीक है, जो बाद में सातवाहन की राजधानी बनी। ठीक है, यह तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक फला फूला, यानी कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक यह फला फूला। ठीक है, ध्यान रख लेना है, दोनों में बहुत डिफरेंट है, एक ईस्वी पूर्व है, एक ईस्वी है। ठीक है, वह एक गढ़ था जो एक विशाल मिट्टी के किलेबंद से घिरा हुआ था। ठीक है, अमरावती में एक प्रमुख बौद्ध प्रतिष्ठान था। यह स्थिति स्तूप आंध्र क्षेत्र के सबसे बड़ा है, यानी कि जो अमरावती जो है मेन तरीके से जो स्तूप के नाम से जाना जाता है, स्तूप के ही नाम से फेमस है। ठीक है, और इन्हें महाचैत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्तूप के स्थल का 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में अन्वेषण और उत्खनन का अप्रभा इतिहास है। ठीक है, हालांकि अमरावती के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि इसके जो है जो साक्ष्य है या जो स्तूप वगैरह है वो कम मिली है और नष्ट मिली है ज़्यादातर। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सांची। सांची को देखते हैं। आइए, सांची क्या है? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ परिसरों में से एक है। ठीक है, भारत के जो महत्वपूर्ण बौद्ध मठ में से परिसरों में से एक है जो सांची की स्तूप। ठीक है, यह बुद्ध के जीवन की किसी घटना से जुड़ा नहीं है, हालांकि जो सांची का स्तूप है बुद्ध की घटना से किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है माना जाता है। ठीक है, लेकिन तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के समय ही प्रमुख रहा। ये मतलब ये बना उसी समय बना, प्रमुख ज़्यादातर चर्चे में रहा। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मूल स्तूप का निर्माण किया था और एक अशोक स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे। बाद में इसे न केवल शाही राजवंश जैसे शुंगों और सातवाहनों से संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी कि बाद में जो है सांची स्तूप को एक राजवंशों जैसे शुंग हो गया, सातवाहन हो गया, इसके द्वारा इनको संरक्षण मिली। ठीक है, इसमें भिक्षुओं को भी रखा जाता था ज़्यादातर। इसमें क्या सांची स्तूप में क्या कौन रहा करते थे? भिक्षु या भिक्षुए रहा करते थे। ठीक है, जो बौद्ध के अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है सांची परिसर में कई स्तूप हैं, लेकिन उनमें से 3 अपने बड़े आकार और संरक्षण की स्थिति के कारण विशिष्ट है, यानी कि सांची परिसर में जो है 3 स्तूप सबसे बड़े हैं जिसके कारण वो फेमस है सांची की स्तूप। ठीक है, आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला स्तूप है सबसे बड़ा स्तूप है जिसमें महान स्तूप भी कहा जाता है। उत्खनन में इस स्तूप में पुरावशेष पाए गए हैं, यानी कि कुछ सामान पाए गए उस समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थापत्य विशेषताओं के संदर्भ में यह सबसे विस्तृत थी, यानी कि जब इसको बनाया गया था तो ये सबसे बड़ा ही बनाया गया था। इसका व्यास जो है 36.60 मीटर, यानी कि जो स्तूप जो है ऐसे होते हैं। ठीक है,
इसका जो व्यास जो बनाया गया था, व्यास जो है इसे व्यास कहा जाता है पूरी एक लंबी रेखा को, ये 36.60 मीटर का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। स्तूप के पत्थर का गुंबद एक पुरातत्ववादी ईंटों स्तूप को ढके हुए हैं। ठीक है, जो संभव अशोक द्वारा बनाया गया, ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके, यह एक पत्थर की रेलिंग वेदिक से घिरा हुआ है, यानी कि जो स्तूप जो है ये एक पत्थर की रेलिंग से घिरा पड़ा है। ठीक है, जिसे वैदिक कहा जाता है, जिसके 4 कार्डिनल दिशाओं पर 4 तोरण स्मारक हैं। यानी कि इस एक तरह से अगर मैं बताऊं आपको, जैसे ये एक तरह से स्तूप हो गया, इसको रेलिंग से घेर दिया गया और इसके बाद में एक तोरण द्वार बना दिया गया, 4 तोरण द्वार बना दिया गया, यानी कि इसकी एंट्री गेट बना दी गई। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, बहुत अच्छा इसके बारे में चैप्टर है इसके बारे में। ठीक है, ये तोरण 7 वाहनों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, प्रत्येक तोरण पर विभिन्न प्रकार के विषय के तराशा गया था, यानी कि प्रत्येक दरवाज़ों को विशेष विषय वस्तु या विशेष कारण को द्वारा तराशा गया था, अलग अलग बनाया गया था इन्हें। ठीक है, जिसमें जिसमें जातक के दृश्य, बुद्ध के जीवन के दृश्य और बुद्ध धर्म के बाद इतिहास की घटनाओं के आदि शामिल हैं। यानी कि इन तोरण द्वारों पे क्या गया था कि बुद्ध की दृश्य हो गया, जातक दृश्य हो गया, या उस समय के जो संस्कृति या इतिहास थे उसमें इस तोरण द्वार में सारे शामिल किए गए थे। ठीक है, दूसरा स्तूप जो है ये मुख्य परिसर से थोड़ा सा दूर है, जो मेन पहला वाला जो था उससे थोड़ा सा दूर है। इसकी वेदिक को विस्तृत रूप से चित्रांकित किया गया, यानी कि जो इसकी वेदिक जो है मैं आपको बताया, तो रेलिंग जो बनाई गई थी इनके इनके रेलिंगों पे चित्रांकित किया गया था, यानी कि चित्र बनाया गया हुआ था। ठीक है, लेकिन यह किसी भी तोरण से नहीं रहित नहीं है, इसमें होता है तोरण द्वार नहीं है इसमें। ठीक है, खुदाई में कई बौद्ध शिक्षकों के अवशेष मिले, यानी कि जब इसकी खुदाई की गई, जब इसकी सर्वेक्षण किया गया तो कई ऐसे बौद्ध शिक्षक के जो उसमें मर गए या दबे हुए थे उनकी अवशेष मिले हैं या उनकी समानें मिली है। ठीक है, तीसरा है स्तूप से सारिपुत्र और मैग्दाल्यान के अवशेष, बुद्ध के 2 सबसे बड़े शिष्य पाए गए। यानी कि तीसरा स्तूप में जो है सारिपुत्र और मौदगल्यान के अवशेष, बुद्ध के 2 सबसे बड़े शिष्य पाए गए हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या है कि इन स्मारकों के अलावा एक बड़े मठ के अवशेष हैं। ठीक है, मठ जो हुआ करता था, जो मतलब भिक्षुआ बैठा करते थे उस मठ के पास, और मतलब गुरुओं के द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता मठों पर। ठीक है, यह 13वीं शताब्दी ईस्वी तक फला फूला और बाद में इसका पतन हो गया। ठीक है, यह 13वीं शताब्दी तक इसको मतलब राजाओं द्वारा या कह सकते हैं आसपास के एरिया लोगों के द्वारा इनका संरक्षण किया गया। उसके बाद इसको मतलब इस पे इग्नोर करने लगे, उसके बाद ये पता ही नहीं चला यहाँ पे क्या था। ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, फाइनली ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई सबसे पहले लाइक करना। ठीक है, कमेंट, और जितना बेस्ट है बेस्ट आप कमेंट करोगे अगर टॉपिक बनाने के लिए, और इसके सब्जेक्ट चाहिए, अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा तो उसके बारे में सजेस्ट करो, क्योंकि अगर हाँ अच्छा लग रहा है तभी मुझे इसके बारे में उत्साहित होगा कि हाँ भाई इसके बारे में और आगे बनाना ज़रूरी है। मेरे वीडियो थोड़ा सा पीछे लेट हो जा रही है, कारण यही है कि भाई कोई रिएक्ट नहीं आ पा रहा सामने से। ठीक है, और फाइनली आप को करना क्या, सब्सक्राइब करना है। और इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट में लिख कर दे देना, क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद।